नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। बड़ी बहस में आपका स्वागत है। एक तरफ नोट के लिए बैंकों और एटीएम पर लोगों की लंबी कतारें, तो दूसरी तरफ संसद में नोटबंदी पर लंबी बहस भी शुरू हो गई है। इन सब के बीच लोगों के लिए कैश की किल्लत है, जिसे न सरकार जानती है और न जनता कि वो कब खत्म होगी। लेकिन नोटबंदी पर पार्ट टाइम पॉलिटिक्स अब फुल टाइम फिक्स हो गई है, वो भी लोकतंत्र के मंदिर में। आज बड़ी बहस इसी पर। नोटबंदी पर घमासान। जी हां, नोटबंदी को लेकर सड़क से संसद तक संग्राम के साथ सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। आज दिन भर संसद में जोर शोर से सरकार के नोटबंदी और लाइनों में खड़े गरीब लोगों की बातें हुई। इन सफेदपोश नेताओं के चेहरे पर शिकन तो थी, लेकिन उस आम आदमी को सुकून नहीं मिला जो घंटों बैंक और एटीएम्स की लाइन पर खड़े रहे। देखिए ये खास रिपोर्ट। वो ब्लैक मनी जिसको है उसको सपोर्ट करके जो आम जनता है उसको फंसा दिया। नहीं, हम तो कह रहे जो कर रहे ठीक कर रहे। एटीएम में लाइन दिए, एटीएम में पैसा नहीं मिला, खत्म हो गया पैसा। सुबह जिस टाइम भी आओ खाली हाथ जाओ, 3 बजे 4 बजे। घर में सर राशन नहीं है, हम क्या करें, भूखा मर रहे। यहाँ आ रहे पैसे मिल नहीं रहा। 8 बजे से खड़ा है जी, मैं रात में रोटी नहीं खाया इस पैसे के बारे में। मुझे नहीं लगता कि अरुण जेटली जी को पता है ये नोटबंदी का। कहा ये रद्दी कागज के टुकड़े हो जाएंगे। नोटबंदी मामले पर सड़क से लेकर संसद तक संग्राम। सड़कों पर बैंकों और एटीएम के आगे अब भी आम जनता की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। तो संसद में नोटबंदी पर अब लंबी बहस भी शुरू हो चुकी है। नोटबंदी से नाराज विपक्ष एक सुर से सरकार को कोस भी रहा है और कटाक्ष भी कर रहा है। सरकार पर निशाना साधने वाले विपक्षी नेताओं की फहरिस्त भी काफी लंबी है। ये किसका वचन है? ये भारत सरकार का वचन है, रिजर्व बैंक का वचन है। अगर आपने जो आचरण किया है तो भारत सरकार और चिट फंड कंपनी में फर्क क्या रह गया? चिट फंड कंपनियां भी तो यही करती हैं, वचन देती है कि तुम तो हम 12 महीने में 18 महीने में दुगना कर देंगे और 12-18 महीने में एक दिन तब्बू खेमा उखाड़ के भाग जाती है। तो आपने तो भारत सरकार की हालत चिट फंड कंपनियों वाली कर दी है। मुझे नहीं लगता कि अरुण जेटली जी को पता है ये नोटबंदी का। इनको बताया था कि नहीं बताया था? यदि इनको पता होता तो जरूर ये हमारे मित्र हमको बताते। आप जेपीसी बनवाइए, जेपीसी करिए, जेपीसी में बहुमत आपका होगा, बहुमत आपका होगा। 9 नवंबर से पूरे देश के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे आर्थिक इमरजेंसी पैदा हो गई हो। बिफोर द प्राइम मिनिस्टर्स अनाउंसमेंट 1 crore of rupees and 100 packets of 500 and 1000 notes was deposited by the local BJP unit in the bank. दरअसल नोटबंदी मामले को लेकर सवाल उठाता विपक्ष सरकार को किसी भी कीमत पर बख्शने के मूड में नहीं है। सियासी दलों के लिए मुद्दा इतना अहम है कि सत्तापक्ष का सहयोगी भी विपक्ष के साथ कदमताल करने के लिए मजबूर है और रायसीना हिल्स का इलाका यानी संसद के अंदर, संसद के परिसर में और उससे बाहर राष्ट्रपति भवन तक भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। पहले एटीएम का एक मीनिंग था कि ऑल टाइम मनी, और अभी बोलता है एटीएम आएगा तो अब मिलेगा। विदाउट एनी प्लानिंग, जस्ट मोहम्मद बिन तुगलक का माफिक चेंज कर दिया। आज राजधानी इधर से उधर चलो, करेंसी इधर से उधर चलो। इधर सरकार ईमानदारी और बेईमानी के बीच लकीर खींचकर अपनी मुहिम को आगे बढ़ा रही है। One after another, 5-6 steps have been taken by the government, both at the international level, at the national level, and now also the government is very keen. If there are better areas, if there are some more areas which are left out to be tackled, to effectively take a flush out back money, the government is ready. संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत के साथ ही विपक्ष नोटबंदी मामले को लेकर सरकार की मुहिम से सहमत, लेकिन उसकी मंशा पर सवाल अपनी रणनीति और राजनीति का रोड मैप है। वैसे सदन कोई भी हो, पक्ष कोई भी हो और यह चुनकर किसी भी तरह आए, आखिर हैं तो जनप्रतिनिधि ही। जनता की परेशानियों के साथ साथ अपनी राजनीति का भी ख्याल रखना पड़ता है। ऐसे में कैश की कमी झेल रहे बैंक और एटीएम में
कैश कब थोक के भाव आएगा पता नहीं, लेकिन नोटबंदी पर सियासत थोक में हो रही है। इस समय दिल्ली से नीरज कुमार और आलोक मोहन नायक के साथ आशुतोष भाटिया। बड़ी बहस में हम चर्चा इस बात को लेकर करेंगे क्योंकि आज ये पहला दिन नहीं है, इसके पहले भी लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, मीडिया इस पर चर्चा कर रहे हैं। सरकार का एक बड़ा फैसला, सरकार के फैसला सही है गलत है, इसका फैसला भी काफी दिनों बाद होगा। जैसा कि खुद प्रधानमंत्री ने कहा है कि मुझे 50 दिन का समय दीजिए, और पता नहीं कितने दिन इसमें लगेंगे, कितना समय लगेगा ये आकलन करने के लिए कि ये फैसला सही है नहीं। लेकिन एक बात बार बार कही जा रही है कि भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए यह फैसला किया गया है, जो नकली नोट छपते थे उसके लिए फैसला किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल संसद में आज इस बात पर बहस हुई कि मेरा पैसा मेरी मर्जी मैं तब निकालूं। सरकार कौन होती है इसे रोकने वाली, सरकार कौन होती है इसे मॉनिटर करने वाली। लेकिन सरकार जब इस तरह का फैसला लेती है तो उससे बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं, लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार राज्य, अपनी सुविधा के अनुसार राजनेता तय भी कर लेते हैं कि उसे कौन से नियम का पालन करना है और कौन से नियम का पालन नहीं करना है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने तय कर लिया कि वो रजिस्ट्री में 24 तारीख तक इस्तेमाल कर सकती है 1000 और 500 के नोट। महाराष्ट्र की सरकार ने यह तय कर लिया है कि वो फिल्म देखने वालों को 1000 और 500 के नोट में रियायत देगी, यानी कि वो 1000 और 500 के पुराने नोट से फिल्म यानी कि मनोरंजन करने की छूट है, वो नोट दे सकते हैं। लेकिन गरीब का बच्चा दूध पिएगा, क्या इसके लिए छूट है? गरीब खाना खाएगा या नहीं खाएगा, क्या इसके लिए छूट है? किसान के पास फसल की चिंता है, वो उसे यूरिया खरीदेगा या बीज खरीदेगा, 1000 और 500 के नोट की क्या उसे छूट है? कोई पूछेगा? और जब नहीं पूछते तो कुछ तस्वीरें ऐसी आती हैं जो दिल्ली और मुंबई की हैं। भले ही राजनेता संसद में कितना भी शोर मचाएं, लेकिन दिल्ली से और मुंबई से खबर है कि आज 2 लोगों की मौत हो गई है, और वो मौत किसी और कारण से नहीं बल्कि लाइन में लगने से हुई है। लोग परेशान हैं। दिल्ली में जिनकी मौत हुई उनके बारे में कहा जा रहा है कि 3 दिन से लगातार वो लाइन में लगे हुए थे, उन्हें पैसे नहीं मिल पाए। इनकी जवाबदेही किसकी होगी? इनके लिए जिम्मेदार कौन होगा? क्या संसद में शोर मचा के इन्हें न्याय मिल जाएगा? क्या संसद में शोर मचा के इन्हें रोटी मिल जाएगी? 2 तस्वीरें देख सकते हैं उस हादसे की जिसमें यह कहा जा सकता है कि क्या सरकार का यही फैसला है, और पंक्तियों में लाइन में लगे हुआ व्यक्ति जो हादसे का शिकार हो गया है वो इस देश से पूछ रहा है कि मेरा क्या कसूर है? मेरे पास तो काला धन नहीं है, मैंने तो काला धन जमा नहीं किया है। सरकार काले धन को ढूंढ रही थी लेकिन मेरी जान चली गई है। तो चर्चा आज हम इसी पर करेंगे, और चर्चा पर करने के लिए मेरे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। आरपी सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, दिल्ली से मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रवक्ता मोहम्मद अली खान साहब, साथ ही वीरेंद्र मेहता साहब जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे हम जानेंगे, और अश्वनी राणा साहब जो कि उपाध्यक्ष हैं नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स के, जो कि नोएडा में मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं वीरेंद्र साहब से। वीरेंद्र साहब, सरकार का फैसला किसी को भी आपत्ति नहीं, राजनीतिक दलों को भी आपत्ति नहीं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि काला धन खत्म हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, नकली नकदी जो बाजार में बनी हुई है वो खत्म हो। लेकिन आम आदमी लाइन में खड़ा हुआ, पंक्ति में खड़ा हुआ कहता है कि मेरा क्या कसूर? 8वां दिन हो चला है, धीरे धीरे लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं, लोगों का सब्र का बांध टूट रहा है, उनके पास पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। सरकार हर रोज के हिसाब से अपनी रणनीति बदलती है, और पहले वो देख लेती है, पहले वो अनुभव कर लेती है, और उसके बाद वो सोचती है कि अब उसे क्या करना है। आप क्या मानते हैं? देखिए, मैं तो बड़ा आज देख के अचंभित रह गया कि एक नई चीज आ गई, छल्ला छोड़ दिया कि उंगली में इंक लगाइए जी। ये सब चीजें जानबूझ के ऐसे क्यों कर रहे हैं लोगों? वैसे ही लोग परेशान हैं, ऊपर से ये नई नई बातें करके कानून से और भी लोगों का जो है गुस्सा बढ़ाने वाली बात है। और आप किसी की जो है जिसका पैसा उसी पे आप जो है उंगली उठा रहे हैं कि आप उंगली पे निशान लगा के इस तरह पहचान बनाने की, ये कोई तरीका नहीं है जी। तो मेरे ख्याल से, और भी जब आजकल पूरा कंप्यूटराइजेशन हो गया है, तो जब बैंक में आदमी जाता है कुछ पैसा लेने, जमा करने या निकालने, तो वहां पर सारी इंफॉर्मेशन पूरी आ जाती है, तो वहां कुछ करना चाहिए।
और किसी को वहां पर जो है जैसे हम वोट देने जाते हैं आई कार्ड दिखा दे, कुछ कर दे, वहां निशान लगा दे, उनका हो गया। तो ये सब चीजें की जा सकती थी और ये बेकार की छेड़ बात करने की जरूरत नहीं थी। दूसरा यहां तक ये है कि सरकार को चाहिए कि इतने दिन हो गए और जो है हाथ पे हाथ जैसे लगता है रख के बैठ गई है। ये बहुत अच्छा निर्णय है कि जो है नोट का जो बंदीकरण हुआ है, जिससे मैं तो कहूंगा कि ये बहुत ही पैरेलल जो इकॉनमी चल रही थी, बाजार में बहुत नकली नोट आ गए थे और चोर बाजारी, काला बाजारी, ये सब जो है पूरा हाहाकार मच गया था। उसके लिए थोड़ा करना ही पड़ेगा, कड़वी दवाई पीनी पड़ेगी। लेकिन मेरे को एक दूसरी बात और समझ नहीं आ रही, विपक्ष का कोई भी नेता आज ये बताने को तैयार नहीं हो रहा कि सरकार को राय ऐसी नहीं देना कि भाई एक भीड़ कैसे कम हो या क्या इसका उपाय किया जाए। भीड़, कोई जेपीसी की डिमांड कर रहा है और कोई जो है कह रहा है आपातकाल लग गया, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन सलाह कोई नहीं दे रहा जिस बात को कि भाई लोगों की भीड़, लोगों को ऑब्जेक्शन इससे नहीं है जो विपक्ष की आवाज उठाई जा रही है कि भाई ये लोगों को जो है आपातकाल लगा दिया है, जेपीसी लगाई जाए, ये करा जाए, वो लोगों को इस बात से है ही नहीं आपत्ति। ये आपत्ति लोगों, मेरे को ये एक्सपोज खुद ही हो रहे हैं विपक्ष वाले। इनको चाहिए कि लोगों सरकार के साथ आकर कम से कम रास्ता बताएं। आरपी सिंह मेरे साथ मौजूद है, उनसे हम पूछने की कोशिश करते हैं क्योंकि सत्ता में जो पार्टी है उनसे हम बात करेंगे, उनसे समझेंगे, उनसे जानेंगे। लेकिन उसके पहले बाजार की स्थिति क्या है, बैंकों की स्थिति क्या है, अश्विनी राणा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अश्विनी जी, आपका अनुभव क्या कहता है, क्योंकि बैंक ऑर्गेनाइजेशन के जो तमाम वर्कर्स हैं उनके आप लीडर हैं, बाजार को समझते हैं, बाजार को जानते हैं, क्या मानते हैं आप? देखिए, जिस प्रकार की बातें आ रही हैं, जो आपने बताया कि 2 आज डेथ हो गई, उसके लिए रियली वो एक पेनफुल है कि भाई डेथ हो गई किस कारण से। लेकिन उसका जो रिपोर्टिंग आ रही है कि 3 दिन से कोई आदमी आ रहा था और उसको पैसे नहीं मिले, ये गलत है। क्या है कि बैंक कर्मचारी बिना वॉशरूम जाए, वो पिछले 9 तारीख से जब से काम शुरू हुआ वो काम कर रहा, उनकी छुट्टियां रद्द हो गई। रात को 12 बजे तक बैंक कर्मचारी जो है बैंक में पब्लिक की सेवा करने के लिए लगे हुए हैं। कैश की कोई कमी नहीं है, बैंक जो है कर्मचारियों की भी कोई कमी नहीं है। और वो इतना करने के बाद कुछ लोगों ने गलत प्रैक्टिस से जो है कैश देना शुरू कर दिया। सरकार ने कहा कि आप 4 या 5 आईडी है उससे आप पैसा ले सकते हैं। कुछ लोग असामाजिक तत्व जो है उन्होंने एक दिन एक आईडी से एक बैंक से लिया, वीरेंद्र जी कह रहे थे कि आप वहां लगा दीजिए, उसी व्यक्ति ने दूसरे दिन दूसरी आईडी से वो दूसरे बैंक में चला गया, चौथे दिन चौथे में चला गया। यानी जो जेन्युइन लोग हैं उसकी जगह पर वही बार बार जा रहा है, तो कैसे लाइन खत्म होगी। तो उसके लिए भी हमने सुझाव है। तो इसीलिए ये जो इंक लगाने वाला काम है कि एक बार आ गया, सरकार को पैसा देने की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन इस प्रकार से ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है और पूरी लाइनें लगाई जा रहे हैं, जिसको पैसा चाहिए उसको मिलेगा, उसमें थोड़ी देर हो सकती है। बैंक कर्मचारियों की तरफ से पूरा सहयोग सरकार को भी दिया गया है, बैंक कर्मचारी हर उसके लिए तैयार है। पब्लिक भी इतनी परेशान नहीं है, लेकिन जो आज पार्लियामेंट में हमने पब्लिक परेशान नहीं है तो क्या नेता परेशान है? नेता तो परेशान है, पब्लिक लंबी लंबी लाइनों पे लगी हुई है। और जैसे कि ममता बनर्जी जिक्र कर रही थी कि एटीएम का मतलब पहले ऑल टाइम मशीन होता था, अब आएगा तब मिलेगा, और ये पूरे देश ने देखा है। अभी एटीएम देखिए शुरू हो गए हैं। एटीएम मशीनों को एक एक मशीन को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। ये सारा मशीनें जो है बैंकों ने आउटसोर्स एजेंसी तो ये सरकार को पहले नहीं सोचना चाहिए था। अगर पहले वो सोच लेती तो वो लीक हो जाता। अगर सीमा पर आप सर्जिकल स्ट्राइक करने जाते हैं लीक हो जाता तो आप सफल हो जाते हैं, लेकिन क्या सरकार को ये पहले नहीं सोचना चाहिए था? सरकार ने, आप छोटा नोट भी बनाओगे और मशीन को कॉन्फ़िगर भी नहीं करोगे, तो वो अगर सारी चीज पहले जाती है तो वो सारा कुछ ओपन हो जाता है। नहीं, ऐसे इसमें ओपन की क्या बात है? अगर आप नोट का साइज वही रखते तो ओपन नहीं होता। साइज की प्रॉब्लम नहीं है, डिनोमिनेशन की प्रॉब्लम है। एक एक मशीन को जाके उसमें कॉन्फ़िगर करने की जरूरत है, उसके कारण नहीं, वो इसलिए जरूरत पड़ रही है ना क्योंकि नोट का साइज छोटा हो गया। साइज से भी ज्यादा वहां पर कंप्यूटर में उसको सेट करना पड़ता है, तो फिर तो इसलिए कोई वो समस्या नहीं है। वो भी आज 500 का नोट आ गया, 500 का नोट भी 1-2 दिन में जो है वो मशीन में चला जाएगा। उसके बाद कोऑपरेटिव बैंकों को भी सरकार ने कह दिया कि उनको भी पैसा दिया जाएगा। वो मना कर दिया बैंक ने, सरकार ने मना कर दिया। आरबीआई ने पहले कहा था, फिर आरबीआई ने मना कर दिया।
मैं वही बोल रहा हूं कि हर रोज सरकार को जो अनुभव हो रहे हैं, उस अनुभव के आधार पर सरकार अपनी रणनीति तय कर रही है, फैसला कर रही है, प्लान बदल रही है। इसे क्या कहें? अगर ये आर्थिक आपातकाल नहीं है तो क्या है? फैसले पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। एक अच्छा निर्णय काले धन के खत्म करने को लेकर देश की जनता भी वही कर रही है, लाइन में जो लगे हुए हैं वो भी यही कर रहे हैं। और अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं हो रही है, खराब नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि जनता इस बात को महसूस करती है। लेकिन सरकार की भी अपनी जिम्मेदारी है। सरकार को यह समझना चाहिए कि अगर इतना बड़ा फैसला लिया जा रहा है तो उस हिसाब से प्लानिंग तो करोगे। 2000 के नोट पहले दे दोगे, जैसा कि सीताराम येचुरी ने कहा था कि उनकी जेब में आज भी वो रखा हुआ है और मेरे पास, मैंने भी 10,000 रुपए बैंक से चेक देकर निकाले थे, आज भी रखे हुए हैं, उसका कोई उपयोग नहीं है। 500 के आप बाद में करोगे। तो ये प्लान तो सरकार को करना चाहिए था ना। निश्चित रूप से प्लानिंग में थोड़ी सी कमी उसमें हो सकती है, लेकिन बैंक कर्मचारियों की तरफ से कोई भी उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कोई। आरपी सिंह मेरे साथ मौजूद है। आरपी सिंह जो कि सत्ता में पार्टी है, सरकार में। सिंह साहब, क्या आप मानते हैं कि सरकार हर रोज अनुभव कर रही है और उस अनुभव के हिसाब से जो परेशानियां लोगों को महसूस हो रही हैं उस पर वो क्रियान्वयन कर रही है, उस पर वो कार्रवाई कर रही है? देखिए, मुझे इस बात में कहते कोई गुरेज नहीं है कि दिक्कत है, थोड़ी दिक्कत है, परंतु उन दिक्कतों को रिजॉल्व करने के, उसको ठीक करने का रास्ते निकाले जा रहे हैं। और जैसे जैसे समस्या आ रही है वैसे वैसे कोई नई समस्या आ रही है उससे डील किया जा रहा है। परंतु कोई करेंसी की कमी है ऐसी कोई बात नहीं है, कोई पैसे की कमी है ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, क्योंकि एक सर्जिकल स्ट्राइक जैसा मामला था, एक सीक्रेसी मेंटेन करना बड़ा जरूरी था, इसलिए ये जो एटीएम बदलने की बात हो सकते नहीं थे वो अभी होंगे। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने खुद निवेदन किया सबसे कि भैया 50 दिन के लिए मोहलत दो, 50 दिन साथ दो, तो उसके बाद चीजें अच्छी होंगी। और मैं खुद आज एटीएम पे गया था और खुद आज मैं बैंक के अंदर लाइन में जाकर खड़ा देखा। लोगों को कष्ट है, परंतु उसके बावजूद लोग कह रहे हैं कि ये कदम अच्छा है, हम इस पर सहयोग देने को तैयार है और दिक्कत हम इस दिक्कत में सरकार का साथ देने को तैयार है। अभी मैं कहीं गया तो कह रहे कि हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बड़ा जरूरी है। तो इसलिए देश इस पूरे विषय में सरकार के साथ है। ब्लैक मनी के ऊपर जो स्ट्राइक है उसमें सरकार के साथ है। कुछ क्लिचेस हैं, उसको जैसे जो होंगे उसको ठीक करेंगे। कोई मैं चाहूंगा विपक्ष के पास भी कोई अच्छा सुझाव हो तो सरकार सुझाव को मानने को तैयार है। आरपी सिंह जी, असल में राजनीतिक पार्टियों के ऊपर से, राजनेताओं के ऊपर से, सरकार के ऊपर से लोगों का विश्वास इसलिए उठ जाता है कि राजनीतिक पार्टियां जो वादे, जो बातें घोषणा पत्र में करती हैं, उन वादे और बातों से ही मुकर जाते हैं। और इस देश में ऐसी कोई भी अदालत नहीं है जिसमें राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र को लेकर जाया जाए और यह कहा जाए कि फला पार्टी ने यह घोषणा पत्र में वादा किया था, यह वादा पूरा नहीं हुआ, इसलिए इस राजनीतिक पार्टी की मान्यता को रद्द कर दिया जाए। ऐसा भी नहीं हो सकता। जब आप अपने घोषणा पत्र में, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सभी राजनीतिक पार्टियों की बात कर रहा हूं कि राजनीतिक पार्टी अपने घोषणा पत्र में कुछ कहती हैं और करती कुछ है। कांग्रेस के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस से पूरा देश निराश हो चुका है। यही कारण है कि कांग्रेस आज सत्ता से बाहर है। लेकिन कांग्रेस के उस समय के नेता भी यही कह के लगातार सत्ता में बने रहे कि ये देश के युवाओं का भविष्य है, ये बच्चों का भविष्य है, इसलिए हम ये योजना लागू कर रहे हैं, वो योजना लागू कर रहे हैं। और विपक्ष ने उस समय सब खारिज कर दिया, बाद में फिर लोकसभा चुनाव में जनता ने भी खारिज कर दिया। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि भविष्य में क्या है ये किसी को पता नहीं। लोग वर्तमान में जीते हैं भविष्य से ज्यादा। वर्तमान में स्थिति यह है कि लोग खाने के लिए परेशान हैं, बच्चे दूध के लिए परेशान हैं, अस्पतालों में लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। सरकारी अस्पतालों में आपने भले ही लागू कर दिया है, लेकिन सरकारी अस्पतालों की आप स्थिति जानते हैं। प्राइवेट अस्पताल उसको एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। और सरकारें और सरकारों का कोऑर्डिनेशन देखिए। महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वो लोगों को फिल्म देखने के लिए पुराने 1000 और 500 के नोट अलाउ कर देती है, लेकिन 500 रुपए का राशन खरीदने के लिए आप किसी को अलाउ नहीं करते कि अगर 500 का कोई राशन खरीद ले तो शायद ये लंबी लंबी कतारें ना लगे। बिना मनोरंजन के चल सकता है, लेकिन बिना दूध, पानी और खाने के चल नहीं सकता। आरपी सिंह जी, आप मानते हैं? मैं आपकी 2-3 बातों का, आपने बड़ी लंबा बात कर दी, मैं उसमें 2-3 बातों को आपको क्लियर कर दूं। जी,
जहां तक सरकार की मंशा की बात है, सरकार की मंशा बड़ी साफ है, काले धन के खिलाफ ये काम है, ये बड़ी स्पष्ट कर दें बात। दूसरी बात, हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम काले धन के खिलाफ एक्शन लेंगे, और लगातार जब से सरकार आई है तब से काले धन पे एक्शन हो रहा है। वो SIT बिठाई, उसके बाद वो पूरा प्रोसेस जिसमें काले धन का मामला खत्म हो, वो प्रोसेस जारी है। और ये मत समझिए ये आखिरी चैप्टर है, इसके बाद अभी बहुत कुछ आने वाला है जो काले धन को बिल्कुल नस्तबून करेगा, देश से बिल्कुल काला धन खत्म करेगा। और मैं अपने जो मित्र हैं जिनको बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, जिन्होंने आज मार्च की काले धन को लेकर, उनको बड़ा स्पष्ट कर दूं कि वो अभी आने वाले दिनों की चिंता करें जिसपे अभी और काले धन पे गाज गिरेगी। हाँ, जहां तक बात है कि मैं वापस कह रहा हूं, कष्ट है, दिक्कत है, सबको है, मुझे भी है, आपको भी है, जनता को भी है, सबको कष्ट है, परंतु उस कष्ट में से रास्ते निकालने की बात करें। मैं तो विपक्ष को बार बार कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि आपके पास उसमें कोई और अच्छे सुझाव हो, हम उसको लागू करने को तैयार हैं, परंतु आप बोले इसको रोल बैक कर लो, ये स्कैम है, ये सब चलने वाला नहीं है। आरपी सिंह, आज जनता जानती है कि अल्टीमेटली इसमें उनका लाभ है, इसलिए वो थोड़ा कष्ट भी बेयर कर रही है। आरपी सिंह जी, मेरा एक सवाल ये भी था कि महाराष्ट्र की सरकार ने सिनेमा देखने के लिए, मनोरंजन करने के लिए पुराने 500 और 1000 के नोट अलाउ कर दिए, उन्हें आप देख सकते हैं। क्या एक परिवार को 500 या 1000 रुपए का राशन खरीदने के लिए पुराने नोट अलाउ नहीं किए जा सकते? देखिए, मुझे पता नहीं, आप ये जो आप कोट करें मेरी जानकारी में नहीं है, और ऐसा किया तो मैं तो मतलब हम चाहेंगे गलत है, इसको ठीक करना चाहिए सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को, हमारी सरकार है उसको ठीक करना चाहिए। वो ये जो सिनेमा के लिए उन्होंने अलाउ कर दिए वो गलत है, परंतु मैं अगर बैन है, अगर प्रतिबंधित है तो वो सब जगह प्रतिबंधित है जी। सिर्फ पब्लिक डोमेन में जहां पे पेट्रोल के लिए, जहां पर आपके हॉस्पिटलाइजेशन जो सरकारी अस्पताल के अंदर है, जहां और जो सुविधाएं हैं उनके लिए अलाउड है तो अलाउड है, वो सबके लिए एक जैसा है, सारे देश में एक जैसा है। खान साहब, मैं इंतजार कर रहा था और बड़े धैर्य के साथ मैं आरपी सिंह साहब की जी, मैं देख रहा था आप अपने हाथ भी बंद इससे पहले जी जी इंतजार में। देखिए आरपी सिंह साहब, इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मैंने बड़े पेशेंटली आपकी सारी बातें सुनी, और मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूं कि आप रेसिप्रोकेट करेंगे। जब मैं बोल रहा हूं, आप जो आपकी पुरानी आदत है उस तौर पे आप दोबारा बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं आपके पहले पैनलिस्ट की बात सुन रहा था, उन्होंने बहुत ही अच्छे पॉइंट्स आप लोगों के सामने रखे, मगर मैं वो पूछ रहे थे कि विपक्ष इस पे पॉलिटिक्स क्यों कर रही है। अगर हम लोग आवाज नहीं उठाते शुरुआत में, और हमारी जिम्मेदारी है लार्जेस्ट पार्टी इन ऑपोजिशन होने के नाते, अगर हम शुरुआत में आवाज नहीं उठाते तो ये लोग इतने अहंकार में डूबे थे, ये लिमिट्स भी नहीं बढ़ाते। इन्होंने तो बड़े दबाव में आके 4500 रुपए की और ओवरऑल लिमिट बढ़ाया। दूसरी बात देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये फैसला जैसे आरपी सिंह साहब जो भाषणबाजी कर रहे थे कि बहुत अच्छा फैसला, अरे साहब सब आपके साथ है, चलिए ये मान लेते हैं शुरुआत में, ये फैसला कि कौन सही है कौन गलत है ये जनता खुद ब खुद तय करेगी आने वाले दिनों में। मगर अभी लोगों की जाने जा रही हैं साहब। मनोज जी, आपने बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स और उदाहरण इनके सामने पेश किए। दुख की बात है, उन्होंने उसमें से एक भी उदाहरण का आपको जवाब नहीं दिया। ये सब सिचुएशन नहीं, बड़ी ईमानदारी के साथ आरपी सिंह साहब ने कहा है कि अगर महाराष्ट्र की सरकार ऐसा कर रही है कि मनोरंजन के लिए पुराने 500 और 1000 रुपए के नोट चला रही है, उन्हें लागू कर रही है, अलाउ कर रही है, तो ये गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। बहुत ईमानदारी के साथ स्वीकार किया। चलिए, मैं अगर ये इनकी जाती राय हो सकती है, क्लियरली ये इनकी सरकार की राय नहीं है, मगर मैं ये जरूर कहूंगा, देखिए आप ये देखिए, हम ही नहीं सारी विपक्षी पार्टी आपके खिलाफ तब तक बोलती रहेंगी जब तक हमारे सामने लोगों का दर्द रहेगा। लोग पछता रहे हैं जनाब, 30 से अधिक लोग मर चुके हैं, और ये सिर्फ रिपोर्टेड मौतें हैं, पता नहीं कितनी अनरिपोर्टेड मौतें हुई हैं। किसान आपसे हाथ जोड़ जोड़ के लिखत में आपको दे रहा है कि उसकी रोजगारी पे असर पड़ा है, मगर आप लोग तब भी कहते नहीं नहीं नहीं, बगान में बाहर आई हुई है और ये सब। जनाब, आप वक्त चला गया है अहंकार का, वक्त आ गया है इंसानियत का और विनम्रता का। आप प्लीज रास्ते निकालिए। आपके सामने देश भर के चैनल्स और एंकर्स आपको बता रहे हैं कि कोई रास्ता निकालिए बिना किसी पॉलिटिकल एजेंडा के। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, आपको जो जहां पे आपने 500-500 1000 रुपए के जो पुराने नोट थे, जहां आपने इजाजत दी उनके इस्तेमाल की, वो आपको सर्कमफ्रेंस बढ़ाना पड़ेगा। आपको हॉस्पिटलों को खासतौर से ये डायरेक्शन देना पड़ेगा। जो लोग मना कर रहे हैं, प्राइवेट अस्पताल में आप लोगों ने कल किया, ये भी विपक्ष के दबाव के बाद जो आपने प्राइवेट अस्पतालों को डायरेक्शन दिया, ऐसे आपको और सर्विसेज में भी करना पड़ेगा। मोबाइल फोन बिल्स में, कैंटीनों में, केंद्रीय भंडार में, ये आपको लाना पड़ेगा। जहां तक किसानों का सवाल है, मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं, और राहुल जी भी इस पे बोल चुके हैं, आप किसानों को क्रेडिट दे दीजिए, कोई रास्ता निकालिए कि वो बीज खरीद सके, फर्टिलाइजर खरीद सके, और जो उनके खेतों में लोग काम करते हैं, लेबरर्स, उनका कुछ कर सके। जब तक आप इन चीजों का हल नहीं निकालेंगे सिंह साहब,
तब तक लोग आपकी आलोचना करते रहेंगे। सिंह साहब, आपको तो अब तक अनुभव हो चुका होगा, आप क्या मानते हैं, क्योंकि आप सत्ता में, मैं आप ही से पूछता हूं कि सरकार से कौन सी कमी रह गई और सरकार को, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री ने 50 दिन का समय मांगा है और अभी भी एटीएम्स के बाहर, बैंक्स के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, आप अपनी सरकार से और कौन कौन सी मांग करते हैं, या आपको लगता है कि ये होना चाहिए, इससे ये तमाम सारी समस्याएं खत्म होंगी? देखिए, मेरे मित्र ने कहा कि मुझे पता नहीं उनको कहा मेरी की कोई पुरानी आदत दिख पड़ी उनको। मुझे तो कांग्रेस की पुरानी आदत दिखती है कि वो काला धन कमाती रही, सारे स्कैम करते रही, वो आज जो देश सफर कर रहा है और ये जो बैंक खाते खाली खाते चलेगी उसकी मुझे पुरानी आदत दिखती है। मेरी कौन सी पुरानी आदत उनको याद आ गई, कोई समझ नहीं लगी बात। परंतु जो नहीं, मैं तो उन्होंने पता नहीं, मैं तो उनकी बात पे कह रहा हूं, क्योंकि मुझे कब उन्होंने देखा, कब पुरानी आदत पे बात कर दी। मुझे तो एक ही, मैंने कहा पुरानी आदत एक ही दिखी है कांग्रेस की, और वो रही है स्कैम करना, घोटाले में पैसा, घोटाले से पैसा कमाना, ये सब। 2.5 साल हो गए सिंह साहब। खान साहब, एक बात समझ लीजिए, आपने इतनी बातचीत में एक भी कोई ऐसा सुझाव नहीं दिया जिससे, अरे खान साहब बात तो कर नहीं दी, अब आप बोले फिर, अरे सर खान साहब देखिए, अब फिर अब मुझे आप पुरानी याद बता रहे, अपने आप सुधार लीजिए। मैं वापस कह रहा हूं, कोई आपने एक सुझाव ऐसा नहीं दिया जिससे चीजें अच्छी और अच्छी हो सकती हो। आपने कहा करिए, मैं कह रहा हूं आप बताइए, मैं उदाहरण देता हूं, जैसे आज हमने हमारे क्षेत्र के अंदर बैंक्स के लिए ये कह दिए लंबी लाइनों की जरूरत नहीं है, 1-1 घंटे के टोकन इशू कर दिए कि 1-1 घंटे के अंदर 50 टोकन बैंक वाले ने अपने यहाँ दे दिए कि उन 50 लोगों को एंटरटेन करूंगा, अगले 1 घंटे वो उससे 50 से अगले टोकन। तो क्या हुआ कि दिन भर के 8 घंटों के टोकन बढ़ गए। अब जिस व्यक्ति ने घर जाना है, काम से जाना, कुछ कर वापस आ जाए, उस समय वो उसका अगर टाइम 3 से 4 है, 3 से 4 है, 2 से 3 वाला 2 से 3 के बीच में आएगा, 1 से 2 के बीच वाला 1 से 2 के बीच में आएगा। तो ये फर्क पड़ गया। उदाहरण जो होने की जरूरत है, तो इसलिए ये उसमें बुजुर्गों की लाइन अलग हो गई है। अरे सर आप, मैं माफी, देखो आप बोले तो मैं बोला नहीं ना, तो बुजुर्गों की लाइन अलग हो गई है, सीनियर सिटीजन की लाइन अलग हो गई है, महिलाओं के लिए लाइन अलग कर दी गई है, जिनकी रेगुलर बैंक में डीलिंग होनी उनकी लाइन अलग कर दी गई है। तो ये सब चीजें हो रही हैं। और जहां तक आपने किसानों की बात करी, आपका शायद जानकारी के लिए, ऑलरेडी बैंक्स ने अपने यहां से जो एक टेक्निकल टर्म में बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट्स कहते हैं, उनको ऑलरेडी वो मूव कर दिया है। वो किसानों की चिंता करने के लिए गांव पे, पंचायत में वो ऑलरेडी जा रहे हैं और जो जो उनकी जरूरतें हैं उसको पूरा करने के जितना उनको कैश चाहिए वो बदल कर दे रहे हैं वहां पर। ये तमाम तरह की बातें, इजाजत है मैं इसका जवाब दे सकता हूं? जी बताएं खान साहब। देखिए सिंह साहब, आप देखिए, जहां तक आपकी जानकारी और जो बैंकों की आप बात करें, मैं श्योर हूं आप सही बोल रहे होंगे, मगर इसके अलावा जो लोग सड़क पे, आप मुझे उस दिन मैं डिबेट में था, किसी ने मिसाल दी, जो इंसान इंडिया गेट पे आइसक्रीम बेचता था, उसका 6 दिन से किसी ने उससे वो नहीं खरीदी, क्योंकि उसका 100 रुपए से कम में उसका वो होता, उसका डेली इकोनॉमी का वर्कर था। जो आदमी फल बेचता है, जो फूल बेचता है, जो वेजिटेबल सेलर है, आप आजादपुर मंडी जाइए, कल खासतौर से टाइम्स ऑफ इंडिया ने उस पर अलग से रिपोर्ट की है कि वहां पे सन्नाटा छाया हुआ है, लोग बेच नहीं पा रहे, कुछ लोग क्रेडिट पे बेच रहे क्योंकि मजबूरी है, उसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। क्या वो सब लोग झूठ बोल रहे हैं सिंह साहब? सिंह साहब, प्रॉब्लम सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है कि लोग दिख रहे हैं लाइनों के बाहर, चलिए आज उन्हें पैसा नहीं मिला, कल मिल जाएगा। खान साहब कहां रहते हैं आप दिल्ली में? सिंह साहब आप क्या कह रहे हैं? अगर आप इन लोगों की तरफ, अगर आपका ध्यान इन लोगों की तरफ नहीं आ रहा तो बड़े दुख की बात है। यही तो मैं कह रहा हूं। आप कहां रहते हैं? आपके घर के बाहर आप लोग दिख रहे हैं। आप दिल्ली में कह रहे थे, जहाँ कौन सी दिल्ली का कौन सा कोना है, कौन सा क्षेत्र है जहाँ दूध दही सब्जी में कहीं कमी आ रही हो, फल में कमी आ रही हो, ब्रेड नहीं मिल रही है, ऐसा बताइए दिल्ली में कौन है मिला है? मगर दिल्ली भर में आप बताइए, आप चलिए, आप दिल्ली में कहाँ रहते हैं? मैं वहाँ आऊंगा आपके घर पे सुबह और आपको आपके घर के बाहर जो सब्जी बेचते हो उसको बुलवा दूंगा आपको, और आपसे पैसे भी ले रहा है, आपके पैसे लौटा कर भी दे रहा है। यही है आपकी परेशानी। हम कहाँ में एक पैनिक मत क्रिएट करिए, आप ये पैनिक क्रिएट परेशानियों की तरफ, तो वो झूठ बोल रहा है, वो मक्कार है, उसका कोई क्योंकि आपने इतने सालों में काला धन कमाया है, उसको आप ठिकाना लगाने का मौका ढूंढ रहे हैं। सिंह साहब, 12 लाख करोड़ रुपए आपने कमाया, उसको ठिकाना लगाने का ठिकाना ढूंढ रहे हैं आप। सिंह साहब देखिए, अगर मैं ये तू मैं पे आ जाऊं राजनीति, आप लोग अपने गिरबान में छापेंगे तो आप तो इतने शर्मिंदा होंगे कि आप दोबारा नहीं आ पाएंगे। और आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप पे आरोप लग रहा है कि आपके बीजेपी के कार्डर पैसे डिपॉजिट कर रहे थे कुछ चंद घंटों पहले।
उसका तो जवाब दीजिए, उसका तो कोई जवाब है नहीं। सिंह साहब, आपको तो देश ने दरकरार कर दिया, आपको तो देश ने दरकरार कर दिया, देश ने आपको एक कोने में लगा दिया। हमें किसकी बात कर रहे हैं? मुझे लगता है आपकी 44 सीटें हैं देश के अंदर, मुझे लगता और है वापिस से आप किसी प्रदेश के चुनाव लड़ने का काबिल नहीं है। आप तैयारी कर लीजिए, ये घबरा के। अरे सर, अभी की बात कर लो, असम में क्या हुआ आपका? आपका असम में क्या हुआ? अभी असम में क्या हुआ आपका, ये बता दीजिए मेरे को। आप देखते जाइए। और आप क्या देख नहीं रहे, लोग ऑनलाइन आके अपनी टेस्टिमनी दे रहे हैं, लिख रहे हैं, क्या वो सब झूठ बोल रहे हैं? जो लोग रो रहे हैं, कह रहे हैं कि हम परेशान हो गए हैं, हम लोगों का खर्चे का पैसे नहीं मिले, वो डोमेस्टिक वर्कर्स आपके घर में, आप बोलेंगे अरे मेरे घर में तो सबको पैसे मिल रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ दिक्कत है, मैं तो मैंने कह रहा हूँ, पर दिक्कत का कारण आप है जिसने काले धन की छूट दी देश के अंदर, जिन्होंने लोगों को काले धन की छूट दी और काले धन को करवाया। मगर दिक्कत तो घर में तो आप है उसमें सारे में। देश भर में एक प्रॉब्लम उठ रही है, अगर प्रॉब्लम नहीं होती तो विपक्ष उसमें बनाती। ये तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली में दूध दही और इस तरह की बुनियादी जो चीजें, उनकी कोई किल्लत और उनकी कमी नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर है कि डेयरी सेक्टर को परेशानी हो रही है। अगर दिल्ली में परेशानी नहीं है तो जहां से दूध आता है, जहां से किसान दूध भेजते हैं, वो करीब करीब बंद होने की स्थिति में है, क्योंकि वहां नगदी का संकट है। ये धंधा, ये पैसा नगदी में दिया जाता है। कई राज्यों से, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड, दूसरी जगह से जो लेबर महानगरों में आती है काम करने के लिए, वहां बिल्डरों ने अपना काम बंद कर दिया है। उस लेबर के सामने जो दिहाड़ी मजदूर है, जो 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए प्रतिदिन काम करता है, उसके सामने संकट आ गया है, क्योंकि रोजगार की स्थिति नहीं है। यही स्थिति किसानों के साथ है कि फसल का समय है, उनके बीज के लिए, यूरिया के लिए पैसे का संकट आ गया है, क्योंकि किसान इसलिए वो पैसा जोड़कर अपने पास रखता था। ये तमाम तरह की परेशानी है। और जहां तक सेक्टर है सहकारिता का, शुरुआती दौर में सहकारिता बैंकों को अलाउ किया गया, कोऑपरेटिव बैंक्स को अलाउ किया गया, लेकिन अब उस पर बैन कर दिया गया। कोऑपरेटिव एक ऐसा सेक्टर है जिसका योगदान एग्रीकल्चर में कभी 40% हुआ था। आपको बढ़ावा देना चाहिए, हां, निगरानी रखनी चाहिए थे। अब संशय की स्थिति में है, शंका की स्थिति है कि कहीं वहां पर कुछ खेल तो नहीं हो रहा, वो भी बैंकिंग सेक्टर है, उस पर निगरानी करिए। तमाम तरह की चीजें हैं, इससे ये चीजों में हो सकता है। सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, लेकिन वो प्रयास नाकाफी हो रहे हैं, उनमें बहुत कमी देखी जा रही है, इसलिए लोगों को परेशानी हो रही है। मेरे साथ मेहता साहब मौजूद हैं। मेहता साहब, जिस तरह की स्थिति हमने देखी, जो बेसिक चीजें हैं, परेशानी है, लोग लाइन में लगे हैं, लेकिन लोग संयम के साथ हैं। कुछ दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, कुछ हादसे भी हो रहे हैं, लेकिन इसका असर क्या वाकई जमीन पे है, या जैसे सरकार कहती है, जैसे बीजेपी कहते हैं कि असर कहीं नहीं है और इतनी परेशानी है? क्या मानते हैं? नहीं साहब, असर तो बहुत ज्यादा है जी। और इसमें अगर ये कहना, झुटलाना होगा सच्चाई को कि असर नहीं है। बहुत सीवियर प्रॉब्लम है, बहुत गंभीर मसला है, और सरकार को जल्दी से जल्दी इसको टेकअप करना चाहिए। कहीं हाथ से जो है आते आते जो इनका एक प्राइस था मिलने वाला, वो कहीं पलट ना जाए और जनता कहीं सड़कों पे ना आए और कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़ जाए। और इसके दुष्परिणाम और भी हो सकते हैं कि जितनी जल्दी हो जाएगा ये पुराने नोटों का चलन बंद हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। जैसे आपने कुछ सेक्टर को छोड़ रखा है, तो इससे कहीं ये डुप्लीकेट और ये जाली नोट जो हैं, इनका प्रसार रुकने वाला नहीं है। और ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि नेपाल से और सीमा पार से पाकिस्तान से ऐसे नोटों की सप्लाई जो है वो फिराक में है लोग। तो आज ही खबर आई है कि कुछ नकली नोट से लोगों ने पेट्रोल भरवाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि रजिस्ट्री पुराने नोटों से हो सकती है, क्योंकि हमें करोड़ों रुपए का, कई सौ करोड़ का नुकसान हो रहा है। और सब जानते हैं कि जमीन के खेल में क्या होता है। तमाम जो भूमाफिया हैं, तमाम वो बिल्डर हैं, वो किस पैसे से कहां पे क्या रजिस्ट्री कराएंगे, ये सबने देखा है। तमाम तरह की चीजें हैं। जहां तक आरपी सिंह साहब कह रहे थे कि काला धन हम खत्म कर देंगे और ये आपको दिखाई नहीं देता, मुझे नहीं लगता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती हैं, वैसे वैसे चीजें पनप जाती हैं। कुछ समय के बाद आपको देखिए कि यही धन फिर से किस तरह काले धन में तब्दील हो जाता है, क्योंकि हमारी तमाम व्यवस्था, चाहे वो राजनीतिक व्यवस्था हो या प्रशासन की व्यवस्था हो या सरकार की व्यवस्था हो, वहां पे ऐसी चीजें, ऐसी मजबूरियां हैं कि काला धन वहां पर उत्पन्न होता ही है, पैदा होता ही है। अच्छा देखिए, पूरे देश में आरपी सिंह साहब, आपने तो उदाहरण देखा होगा कि पूरे देश जहां पर नोट के लिए, नए नोट के लिए लाइन में लगा हुआ है, सिंह साहब एक छोटी सी बात, लाइन में लगा हुआ है, वहीं पर आप ही की सरकार
मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और एक अधिकारी नए नोटों से 24,000 की रिश्वत लेता है। यह हमारे देश की व्यवस्था है, इसे समझना होगा। हाँ, तो इसको ठीक करने की बात, तो इसलिए इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात भी हो रही है उसी के प्रोसेस में कि इलेक्टोरल रिफॉर्म हो, उसी के नाते से एंटी करप्शन का एक बिल लाया जा रहा है, उसी के नाते विसल ब्लोअर बिल लाया जा रहा है पार्लियामेंट के अंदर। वो सारे प्रोसेस, ये मैंने कहा ये पहला स्टेप नहीं है और ये आपको लग रहा है कि अंतिम स्टेप है, ऐसा नहीं है ना। ये पहला है ना, इसके बाद अभी बहुत स्टेप है और इसके बाद इतने स्टेप आएंगे। अरे सुन लीजिए, इसके बाद जो अगला स्टेप आएगा उससे और कष्ट होगा, परंतु कष्ट होगा इस बार पब्लिक को नहीं, अब कष्ट होगा जिन्होंने इस दौरान के अंदर जो होर्डिंग करी, जो सब करें, उनके ऊपर नजर नहीं है सरकार की। और जब वो आएंगे कब्जे में शिकंजा कसा जाएगा सबका सब, तो वो आस्ता आस्ता चीजें बदलेंगी। परंतु मैं ये वापस कह रहा हूं, अब काले धन का उपयोग करना बिल्कुल बंद होगा और अब काले धन का उपयोग नहीं हो पाएगा इस देश के अंदर। ये सुनिश्चित समझिए। ये जो आप कह रहे हैं बड़े मौके मिलेंगे, बड़े तरीके हैं और इस देश की अर्थव्यवस्था ऐसी है। आज के वहां मुख्यमंत्री जी ने कह दिया होगा कि आप रजिस्ट्री के पैसे दे दीजिए, पर आप पैसे दे दीजिए सर रजिस्ट्री के, आप अपनी प्रॉपर्टी के पैसे नहीं देते उस खाते में। जी सिंह साहब, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात की। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं। जनधन में आपने करीब 20 करोड़ के आसपास खाते खोले हैं। जनधन में जो रकम बढ़ चुकी है, क्या आप गारंटी ले सकते हैं कि वो काला धन नहीं है? अचानक इतनी ज्यादा रकम जनधन में कैसे? क्या आप इसकी गारंटी ले सकते हैं कि वो काला धन नहीं है? आप उसकी जांच कराएंगे? आपने शायद हाँ बिल्कुल, आपने शायद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो अधिकारी उनका बयान नहीं सुना। उन्होंने कहा जितने खातों में, जनधन के खातों में जो पैसे बढ़ रहे हैं उन सबकी जांच होगी। वो अगर प्रोपोर्शनेटली नहीं है तो सबकी जांच होगी। ये जो बार बार हम कह रहे हैं कि कैसे होगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइड होने वाला है। सिंह साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजीपुर की रैली में ये कहा कि 2.5 लाख तक आपके पैसे को कोई छू नहीं सकता है, कोई अधिकारी आपसे पूछ नहीं सकता है। और जितने जनधन के खाते हैं जरा उसको गुणा कर लीजिए 2.5 लाख में, आपको पता चल जाएगा कितनी रकम होती है। उसके आधे ही कर लीजिए। इसी का जवाब दे दीजिए। मैंने वापस कहा, अरे सुन लीजिए, जिन महिलाओं के लिए, अरे सुन मैं जवाब दे रहा हूं, जिन महिलाओं के पुराने खाते, जनधन खाते नहीं, जिनके पुराने खाते हैं उनके पास 2.5 लाख तक की रकम है, अपने खाते में जमा कर सकती हैं। मैं वापस कह रहा हूं, आपके माध्यम, टीवी चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, जिन्होंने इन दिनों में किसी के कहने पर अपने खाते में, जनधन खाते में 2.5 लाख रुपए जमा कराया है या उसके बराबर की कम रकम जमा कराई है, वो कष्ट में होने वाले हैं, क्योंकि वो उनको बताना पड़ेगा वो 2.5 लाख रुपए कहां से आया है। बस यही हम सुनना चाहते थे। मतलब इसका मतलब जांच होगी। मनोज जी, मैं यहाँ पे एक पॉइंट मेक कर सकता हूँ? जी खान साहब। जी मनोज जी, मैं एक्चुअली सिंह साहब की बात सुन रहा था, मैं इनसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं। देखिए, अभी जो है इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन का वक्त आने वाला है और इससे पहले कि आप बोलें कि कौन बोल रहा है, मैं आपको एक कोट दूंगा जो आपकी एमपी ने, पोरबंदर में भाजपा की एमपी ने बोला कल। उन्होंने बहुत ही, मैं मानता हूं बड़ी सच्चाई से उन्होंने बोला कि अगर आप अभी कदम नहीं उठाते तो जितनी एपीएमसी होती है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटियां, वो 2 महीने में बंद हो जाएंगी। गुजरात की, आपके, हमारे प्राइम मिनिस्टर के होम स्टेट की। तो या तो आप बोलिए कि वो झूठ बोल रही हैं, या बताइए आप ऐसी कमेटीज के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। दूसरी बात, आप लोगों ने वादा किया था, आप बार बार बड़े शौकीन हैं बोलने के लिए, 2014 में क्या हुआ था, 2014 में आपने वादा किया था कि आप 2 करोड़ नौकरियां इकोनॉमी में लाएंगे। मगर हम जो है, जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं देश भर के, और ये कोई कांग्रेस के इकोनॉमिस्ट नहीं है, भाजपा के इकोनॉमिस्ट नहीं, ये सब बोल रहे हैं कि आप लंबे निकल गए, काले धन एक जी चलिए, मैं कहता हूं कि इस हरकत की वजह से एक पीरियड ऑफ इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन आएगा, उसको थम करने के लिए क्या आप लोगों ने तरीके सोचे हैं। तीसरी बात, आप ब्लैक मनी की बात कर रहे थे, प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, और इसका बस सिंह साहब मुझे जवाब चाहिए। एसआईटी बनी, आप लोगों ने रिपोर्टें तैयार की, 2012 में व्हाइट पेपर ऑन ब्लैक मनी आया, क्या लिखा था उसमें? उसमें लिखा था कि सबसे ज्यादा बड़ी सोर्सेज ब्लैक मनी स्टोर करने की, कभी गड्डियां नहीं होती रस्सी से बंधी हुई, सोना, फॉरेन एक्सचेंज, प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट कंपनियों के प्राइवेटली हेल्ड शेयर्स, इस सब को तो आपने नजरअंदाज कर लिया। इसको आप लोग, आपको याद है प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह भी कहा था कि उनके पास एक खास लिस्ट है जिसमें सारे ब्लैक मनी होल्डर्स के नाम है जब वो कैंपेन कर रहे थे। क्या उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा सिंह साहब? जो लोगों का पैसा विदेश में रखा हुआ है उसके खिलाफ, उनके खिलाफ क्या होगा?
देखिए ये जितनी बातें बता रहे हैं इनको सब जानकारी है कहां से क्या होगा, इन्होंने सब इकट्ठा किया और सब अपने दोस्तों को इकट्ठा करा कर दिया पैसा, इसलिए सब जानकारी इनको है। परंतु मैं ये वापस कह रहा हूं ये जितने विषय कह रहे हैं सबके सब लोग चाह रहे हैं, सबके सब पर गाज गिरने वाली है और इनको डर इसी बात का है कि इनके मित्रों पर गाज गिरने वाली है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं जितने प्रॉपर्टीज जिन्होंने बेनामी प्रॉपर्टीज खरीद रखी है या जिन्होंने इस प्रकार का गोल्ड खरीदा हुआ है सबके सब पे गाज गिरेगी, कोई छूटने वाला नहीं है। इस बार तय है सरकार ने दोबारा वो तय कर रही है कि मुझे हर कीमत पे मैं आपकी एक अंतिम प्रतिक्रिया लेना चाहता हूं। तमाम तरह की तस्वीरें आपने देखी, इन तस्वीरों के साथ आपको लगता है कि और कौन कौन से सुझाव होने चाहिए जिससे आम आदमी को राहत मिल सकती है, और फिलहाल वर्तमान परिस्थिति में आपको क्या लगता है इसका बाजार पर, लोगों पर, व्यवस्था पर क्या असर पड़ने वाला है? देखिए वो सुझाव तो मैं देता हूं, लेकिन मैं जो सारी चर्चा देख रहा हूं जो पार्लियामेंट में देखा है जी, बैंक कर्मचारी जिन परिस्थितियों में पब्लिक सेवा करने में लगे हुए हैं, बिल्कुल प्रधानमंत्री ने कोई काम कर रहा है तो बैंक का कर्मचारी, प्रधानमंत्री ने उसका पूरा जो है उनका अप्रिशिएशन किया है, लेकिन बाकी कोई नेता उसके ऊपर नहीं बोल रहा। कोई जेपीसी की मांग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा, मतलब वो बिना खाना खाए 12-12 1-1 बजे तक हम लोग काम कर रहे हैं और हम आगे भी करने के लिए तैयार है, उसके लिए कुछ भी होगा। आपने कहा कि सुझाव, वो 2-3 सुझाव हैं जो कि हमने सरकार को दिए हैं, उसमें से एक जो इंक वाला सरकार ने सुझाव मान लिया। दूसरा हमने कहा कि जब वार होती है तो वार में एक्स सर्विसमैन को बुलाया जाता है, तो आप भी रिटायर्ड बैंक कर्मचारियों को बुलाइए, क्योंकि आज जो बैंकिंग है, बैंकिंग सिर्फ नोट बदलने की हो रही है, जो बैंकिंग रूटीन है वो हम लोग नहीं कर पा रहे। तो उस काम को रिटायर्ड एम्प्लॉइज को देकर और ब्रांचेस से, बैंकों की ब्रांचेस से शिफ्ट करके कहीं अलग सेंटर बनाकर ये नोट एक्सचेंज का काम आप जारी रखिए, ताकि बैंकिंग में, बैंकों में जो बाकी काम है, क्लियरिंग का है, डिपॉजिट का है, अगर बैंकों का रूटीन काम नहीं हो रहा तो ये भी बहुत बड़ा नुकसान है बैंक, बिल्कुल बहुत बड़ा नुकसान है जी। तो उसके लिए रिटायर्ड लोगों को बुलाकर ये जो एक्सचेंज का काम है ये अलग सेंटर पर किया जाए और ये जो बाकी काम है वो बैंकिंग में उसको बैंक के लोग करते रहे। दूसरा एक सुझाव भारतीय मजदूर संघ ने भी सरकार को दिया, उन्होंने कहा कि अगली जो सरकारी सैलरी है, सरकार के डिपार्टमेंट वो अपनी कैश ले ले बैंकों से और कुल अपने जो एम्प्लॉइज हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दे, तो एक और फर्दर जो सर्कुलेशन है वो उसमें चला जाएगा। तो सरकार पूरी कोशिश कर रही है, बैंक कर्मचारी उसमें पूरा सहयोग दे रहे हैं, लेकिन ये जो नेताओं ने जो खुद डरे हुए हैं वो जिस तरह से बात कर रहे हैं और कोई जेपीसी की मांग करता है, कोई नोटंकी करता है, उससे बैंक कर्मचारियों को बहुत ही दुख हुआ है। बैंक ऑर्गेनाइजेशन के कई सारे सुझाव है, सरकार ने एक शाही वाला सुझाव मान लिया है, लेकिन बाकी के सुझाव भी महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है या सभी को या देश को लगता है कि वो कारगर हो सकते हैं, सरकार उन्हें मान ले। सरकार के सामने चुनौती है क्योंकि प्लानिंग उस तरीके से नहीं बन पाई। प्लानिंग इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि सरकार ये मानती थी कि अगर ये सूचना कहीं बाहर लीक हो गई तो चाहे वो विपक्ष का हो या सत्ता पक्ष में बैठा व्यक्ति हो, खेल कर लेगा, और इसी खेल से सरकार डरना चाहती है। लेकिन इस खेल से बचने के लिए सरकार अब दूसरे खेल में उलझ गई है और विपक्ष ने उसे मैदान पर बुला लिया है। मैदान पर बुलाकर विपक्ष डी में जाकर गोल करना चाहता है, लेकिन फिलहाल जनता यह मानती है कि सरकार अगर कर रही है तो अच्छा कर रही है, लेकिन कितने दिन तक, क्योंकि जनता पर भी अब कहीं ना कहीं परेशानी होने लगी है। फिलहाल इस सभी लोग चर्चा में मेरे साथ शामिल रहे, मैं उनका शुक्रिया करना चाहता हूं। खबरों के सफर में इतना ही, बाकी की खबरों में आप चलते रहिए समय के साथ और इंतजार करते हैं कि इस मसले पर क्या कुछ निकलकर आता है तब जब संसद में प्रधानमंत्री जवाब देंगे। फिलहाल इतना ही।